सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और ढेर सारी ऊर्जा के साथ बहुत सारा जो होता ना एक पॉजिटिव एनर्जी वो भेज रहे हैं। वो जो होता है जो सबके पास है और बस उसको जागृत करना है। हाँ। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अटक गए हम लोग, क्योंकि वो सबके पास है, फिर भी हम सोचते हैं कहीं ना कहीं से उसको तलाश करते रहते हैं। तो ऊर्जा सबके पास है, बस थोड़ा सा देख लीजिए, अपने अंदर झांक लीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। और ये सब बातें भाई हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बहुत ओजस्वी विवेकानंद जी ने ये सब बातें कही हैं, कहीं ना कहीं से हमने उन्हीं से सुनी है और समझी है, और उनके व्यक्तित्व से तो सब प्रभावित है ना? जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं और उनकी बातें कितनी समय पर, कितनी जगह जगह पर हमें प्रेरणा देती रहती है, हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। बिल्कुल राजुल। और इसीलिए तो उनके जन्मदिन को खास तौर से विश्व राष्ट्रीय स्तर पर हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे वीरांगना तीलू रौतेली की। तो क्या खासियत है इनकी, ये भी जानेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो व्यंजन है उनके चटपटे, कहीं थोड़े मीठे स्वादों का भी आनंद लेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा हम बताएंगे, थोड़ा आप बताइएगा। लेकिन आपको ये बताना है कि जिंदगी का आपका कौन सा वो खूबसूरत मोड़ था जो आप अभी भी याद करते हैं। वैसे राजुल, एक बात तो है कि खूबसूरत मोड़ की अगर हम बात करें या यादों की बात करें, तो वो जो एक अलग सा एहसास होता है युवाओं के मन में, या आप जब युवा थे तब जब आया था, जब भी आप युवा महसूस करते हैं खुद को। हाँ भाई, और नहीं करते हैं तो जिस समय आप युवा थे और कुछ ऐसा मोड़ आया था जिसने आपकी जिंदगी में एक अलग सी लहर घुमा दी थी, तो वो आप याद करिए और साझा करिए हमारे साथ। तो उस पर भी हम बात करेंगे जिंदगी का वो खूबसूरत सा मोड़ आपकी जिंदगी का। और ये खूबसूरत सा मोड़ इस गीत के साथ। बिल्कुल।
घूम के जो गीत गाया जा रहा है, और इसमें भाई बात यह है ना कि साथी अपने कम नहीं है, तो वाकई कम साथी नहीं है, बहुत सारे साथी हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि अब हम क्या बात करने वाले हैं। नहीं, सबको पता है, सबको पता है। हाँ, सबको खबर हो गई है। सबको नहीं पता है रेणु जी, वो ये है कि दिन में एक बार खुद से जरूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात राजुल नहीं कह रही हैं, विवेकानंद जी कह के जा चुके हैं। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं वो जाहिर है कि दिन में एक बार अपने आप से मुलाकात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाले विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है, हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, और पूरा विश्व भी उनसे प्रभावित था जब उन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में अपना आख्यान दिया। तो सिर्फ वही नहीं, वहाँ के लोग नहीं, बल्कि पूरा देश अचानक से, पूरा विश्व चौंक गया कि ये कौन है, ये सन्यासी। हाँ, और उनकी ऐसी तमाम सारी बातें हैं जिनसे ये पता लगता है कि वो, उनका व्यक्तित्व कितना मजबूत था और अपने विचार शक्ति से वो कितनी ज्यादा तेजी से काम लेकर लोगों को बदलने की जो एक चेष्टा की उन्होंने, चेष्टा होती है, उसमें बिल्कुल सफल भी हुए। हालांकि वो जाने अनजाने ही ऐसा हुआ कि वो अंदर से बदलाव आया, लेकिन आता चला गया। जी हाँ। अब जैसे अगर उन प्रोफेसर की बात करें जिन्होंने कि उनका जो पगड़ी थी और जो उनका वस्त्र था उसको खींचा था उनको बेइज्जत करने के लिए, और 2 बार किया, और तब विवेकानंद जी ने कुछ नहीं कहा, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, और ये उनके एक व्यक्तित्व का सशक्त पहलू था, है ना। लेकिन फिर तीसरी बार कहा कि क्या अभद्रता है, और ये उन्होंने अंग्रेजी में कहा, तो वो व्यक्ति एकदम चौंक गया। अरे भाई, ये अंग्रेजी बोल रहे हैं, उनका आपको अंग्रेजी आती है? तो बोले कि हाँ, क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपके वस्त्र देखकर ऐसा नहीं लग रहा था, तो आपको अंग्रेजी आती? बोले कि यही तो बात है ना कि हमारे यहाँ वस्त्र जो आपके यहाँ दर्जी से होता है कि आप कितने सभ्य हैं, ये दर्जी आपको बनाता है, और हमारे यहाँ हम कितने सभ्य हैं, ये हमारे संस्कार हमें संस्कार बताते हैं, हमारी शिक्षा बताती है, हमारा ज्ञान बताता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता के एक साधारण से परिवार में हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही साहित्य, तैराकी, कुश्ती, संगीत और घुड़सवारी में इनको बहुत रुचि थी। और इसीलिए तो बहुत सारे युवाओं की प्रेरणा बने। स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में, वैसे राजुल, वैसे उनका व्यक्तित्व देखें तो लगेगा कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कितना ओज था, कितना तेज था, लेकिन संघर्षपूर्ण बचपन था उनका, और उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर बहुत सारे युवाओं ने अपना जीवन सार्थक किया। बात सन 1893 की है, जब स्वामी जी को एक विश्व धर्म महासभा, जिसकी बराबर चर्चा होती रहती है, भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और ये कार्यक्रम, जैसा कि हमने अभी कहा, शिकागो में था। और जब उन्होंने संबोधन वहां पर किया, बहुत देर के बाद उनका नंबर आया था, और किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा सभी अपेक्षा यही कर रहे थे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाएगा। हाँ, क्योंकि उनकी वेशभूषा ऐसी साधुओं सन्यासियों वाली थी, गेरुआ वस्त्र पहना था उन्होंने, तो लोगों को लगा कि जैसे तुमने कहा ना कि वो वाले जो व्यक्ति जो थे उनके वस्त्र को खींच रहे थे और उन्हें कहीं ना कहीं से उनके सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे थे, कुछ ऐसा ही लोगों ने सोचा कि ये व्यक्ति में कुछ भी है नहीं, है ना। लेकिन जब उन्होंने, जैसे ही उन्होंने अपना अंग्रेजी में आख्यान शुरू किया और मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों कहा, वैसे ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और सब एकदम स्तब्ध होकर सुनने लगे। और फिर वो इतनी देर तक चला और उस वक्त किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ सब सांस रोककर सुन रहे थे, क्योंकि वो इतना सारगर्भित भाषण था। भाषण क्या कहना चाहिए, वो बातें थी, वो अध्ययन था उनका, और उनका ओज था। वैसे भी जैसे कि बहुत सारी चीजों की, जैसे तुमने कहा ना कि उनका जो एक व्यक्तित्व था कि अपने ऊपर संयम रखना। बचपन में जैसे संघर्ष की बात होती तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, और ऐसे गुरु जो खुद शिष्य की प्रतीक्षा कर रहे हों कि कब वो शिष्य आए, इतना प्रिय शिष्य, विवेकानंद जैसा शिष्य नरेंद्र। और जैसे ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने भी कि बहुत ही आर्थिक विपन्नता जब थी, तो एक बार परमहंस जी ने कहा उनसे कि तुम ऐसा करो, जाओ माँ काली के पास जाओ और तुम्हें जो मांगना है मांग लो। ये गए एक बार, तो भाई विपन्नता थी तो इनको लगा कि पैसा ही मांगेंगे, क्योंकि ये बहुत परेशान थे तो घर में। लेकिन जब वो गए बार बार, तो उन्होंने बस यही कहा कि हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य चाहिए। फिर उन्होंने कहा क्या मांगा, तो बोले हमने तो भक्ति मांगी। बोले फिर जाओ। तो इस तरह से उन्होंने 3 बार भेजा। लेकिन सच बात है कि
उनके जो उनका विचारधारा थी, उनके सिद्धांत थे, उसमें कहीं ना कहीं पैसा जो था वो बहुत नगण्य था राजुल। शायद इसीलिए वो नहीं मांग सके और फिर वापस आ गए। तो जो चीज उन्होंने मांगी वो आज भी हम याद कर रहे हैं, और कितने समृद्ध थे उस मामले में वो। सही बात है। और वो समृद्धि तो सबसे बड़ी होती है जिसे ना कोई लूट सकता है, न कोई छीन सकता है, और न कभी खर्च हो सकती है। वैसे वो उदाहरण भी तो रेणु जी अक्सर याद आता है, याद दिलाया जाता है, जब वो अपने गुरुजी के साथ रास्ते पर जा रहे थे और उन्होंने एक भक्त को बचाया था जब जो हाथी के नीचे आने जा रहा था। कुछ ऐसी कहानी हमने सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल है, और बहुत प्रचलित कहानी है कि वो जा रहा था क्योंकि वो जो भक्त था वो उसने कहीं ना कहीं क्या, ये तो बराबर हम सब सुनते ही रहते हैं कि हर किसी में ईश्वर है। उसने प्रवचन में उसने भी सुना था कि जीव और निर्जीव दोनों में ईश्वर का वास है, इसलिए संसार के हर वस्तु में ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो इतना प्रभावित था तो वो पेड़ पौधे पशु पत्थर हर चीज में ईश्वर देखने लगा। तो ये तो वाकई अच्छी चीज है। लेकिन ऐसे ही जब जंगली जीव जंतु सब में जब देखने लगा तो एक बार रास्ते में हाथी आ रहा था और उसने भी कहा कि इसमें भी ईश्वर है, तो वो बिल्कुल किनारे नहीं हुआ। महावत कहता रहा किनारे हटो, नहीं हटा। और जब वो सामने आया तो जैसे हाथी की प्रवृत्ति थी, उसने सूंड में उठाया, लपेटा, पटक दिया। तो फिर वही वाली बात कि उन्हें फिर कहा गया कि ये तुमने क्या किया? तो बोले हमें तो ईश्वर दिख रहे थे। तो भाई तब विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि भाई तुमको अगर हाथी में ईश्वर दिख रहे थे तो हाथी के ऊपर जो बैठा था महावत, जो कि तुमसे कह रहा था कि हट जाओ, उसमें भी ईश्वर थे। तो तुमने एक ईश्वर को देखा और दूसरे ईश्वर को नहीं देखा। इस तरह से विचार शक्ति का प्रयोग भी करो तो बहुत सोच समझ कर ध्यान से करो, और उसी से जिंदगी की रास्ता आगे बढ़ता है। जी हाँ, तो यानी कि जो महावत भगवान के रूप में उन्हें बता रहे थे कि हटो हटो, उनको उन्होंने नहीं स्वीकारा, ध्यान नहीं दिया। तो ये चीजें हैं कि किस तरह से हमें सही मायने में जिंदगी में कैसे सफल होना है, ये भी मार्ग बताया। एक मानवता के साथ साथ, उदारता के साथ साथ इन सारी चीज़ों का भी हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व है। ऐसे ही एक बार उनको बहुत ठंड लग रही थी सब बाकी लोगों को, और ये ऐसे ही बस सूती दुपट्टा लपेटे चल घूम रहे थे। लोगों ने कहा आपको ठंड नहीं लग रही है? बोले ये सिर्फ विचार शक्ति का मामला है। लोगों ने कहा ऐसे कैसे? बोले क्यों, आपके नाक में क्यों नहीं ठंड लग रही है? ये भी तो खुली है, आपका चेहरा खुला है, गाल को क्यों नहीं ठंड लग रही है? क्योंकि वो उसका आदी हो चुका है। तो इस तरह से अंदर से मजबूती जब होती है तो आपके ऊपर बाहरी चीजों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है ना? बिल्कुल। और एक बात जो बहुत प्रभावशाली उनकी लगती है वो ये है कि हमेशा दूसरों को जब बताते थे कोई बात, तो उस बात को बताते हुए वो ऐसे उदाहरण रखते थे या ऐसी बात करते थे कि जो बिल्कुल जीवन के करीब होती थी। कोई ऐसा उदाहरण नहीं देते थे जो लगे कि अरे ये कहाँ की बात हो रही है। हाँ, जैसे कि जब उन्होंने ये बात कही कि जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही अधिक मेहनत लगेगी, और अगर जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशी होगी। तो ये बात कितनी सही लगती है कि हम जब बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उतने प्रयास करने पड़ते हैं, और उतने प्रयासों के बाद जब हमें सफलता मिलती है उतनी खुशी होती है। इसीलिए तो बस एक पंक्ति में उन्होंने जैसे कहा ना, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, है ना? तो उतनी ही शानदार जीत के लिए उतना ही शानदार संगीत गूंजेगा जीवन में। जी हाँ। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो
हिलती धरती झुकता आसमान और झूमता हुआ मन, बस यही तो है युवाओं की निशानी, या युवा मन की निशानी कह सकते हैं। युवा मन की निशानी, और हम तो यही कामना करते हैं कि सब लोग ऐसे ही खिलखिलाते रहें और यूं ही युवा बने रहें, ऊर्जावान बने रहें, उत्साह जिंदगी का बना रहे और एक कुछ ना कुछ करने की ललक बनी रहे, है ना। और ये ललक जो है हमारे युवाओं में बरकरार रहे, इस नाते से हमने 1984 से ये तय किया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, उसको हम युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। और फिर शुरुआत जब हो गई तो बस हो गए। हाँ, फिर हर साल मनाया जाने लगा। स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं देते हुए हमारे साथी लिखते हैं कि सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिवस और करियर डे के रूप में स्कूलों में मनाया जाता है। इस दिन करियर के संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, वार्ताएं आयोजित की जाती हैं, निबंध, लेखन, पोस्टर प्रदर्शन का आयोजन के साथ साथ उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमारे एक साथी ने ही साझा किया राजुल, जितना काम एक भीड़ एक सदी में करती है, जितना काम एक भीड़ एक सदी में करती है, उससे अधिक काम कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान युवा एक वर्ष में कर सकते हैं। क्या बात है, कितनी सही बात है कि अगर आप कुछ युवाओं को जो कि केंद्रित हों, या किसी भी व्यक्ति को, एक जो एक एकत्रित समूह होता है जो कि संगठित होता है और एक लक्ष्य एक हो, एक लक्ष्य में ही एक सोचता है, तो उस धारा पे सोचते हुए अगर वो कोई काम करने चलते हैं तो वो बहुत जल्दी होता है। और ये बात कितनी सही कही थी। हमारे एक और साथी ने लिखा है कि युवा अवस्था में हम कठिनाइयों से लड़ते हैं, युवा ऊर्जावान सकारात्मक भावना का प्रतीक है, युवा ऊर्जावान आशावादी निडर दृढ़ संकल्प का नाम है। तो निडर और दृढ़ संकल्प तो हो, लेकिन सच बात है कि अगर इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दिया जाए, यानी पहले दृढ़ संकल्प हो तब निडर रहे तो अच्छा है। और उनका जो संकल्प है वो बहुत सकारात्मक हो। और ये सारे संस्कार जो है हमें परिवार से मिलते हैं, और परिवार की धुरी जो है हमारी बहनें हैं या पिता हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि किस तरह से युवाओं को, जो जिनकी कहना चाहिए नौनिहालों से अगर हम शुरू करें, तो नौनिहाल को अगर हम जैसी परवरिश देंगे, जैसा बनाएंगे, वैसे ही युवा बन के निकल कर आएगा सामने, है ना। वही ना, कि कैसा बीज बोएंगे वैसा बिरवा निकलेगा और वो फिर छायादार और फलदार वृक्ष बनेगा। तो बस उस बीज को बहुत एहतियात से बोते हुए, साथ ही साथ उसकी बहुत कायदे से देखभाल करते हुए जब ऐसा पालन पोषण होता है, तो युवाओं का व्यक्तित्व कुछ दूसरी तरह का निखरता है। और इसीलिए देखा जाता है ना रेणु जी कि हमारे समाज में कई तरह से अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं देखने के, अलग अलग सोच के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग व्यवहार के। ये बात तो है। इस मामले में तो जो ऊपर वाला कहना चाहिए या प्रकृति कहना चाहिए, उसके पास कितने तरीके के सांचे हैं, या यूं कहें कि वो मोल्ड बनते हैं ना, कुछ भी बनाना हो, मूर्तियां वगैरह, तो उसके पास कितने तरह के मोल्ड हैं कि वो इतने भिन्न भिन्न लोगों, इतनी शक्ल सूरत, कहने के लिए वही आंख कान नाक है और वही हाथ है और वही लंबाई चौड़ाई है, कद काठी है, लेकिन इतनी भिन्नता है। और ये तो हो गई शारीरिक, लेकिन मानसिक, जैसे तुम कह रही हो कि विचारों की विभिन्नता, स्वभाव की विभिन्नता, या पसंद नापसंद की जो वैरायटी है, वो मतलब अनोखी है। घर में ही अगर 2 बच्चे हैं, 2 भाई बहन है, या माँ बेटी है, तो कितनी अलग अलग लोगों की पसंद है। कहीं कहीं तो 3 लोग होते हैं, 13 तरह का खाना बनता है। खाने से अगर बात शुरू करी जाए, नहीं तो हमने तो इसीलिए अंत किया लेकिन रेणु जी, अगर आप ये सोचिए कि खाने से हम बात शुरू करते हैं, और अगर आगे जीवन की आगे की चीजों की तरफ देखें हम, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ संस्कारों को अगर हम किसी बहुत छोटे से सांचे में अगर हम ढाल देंगे, तो, या बहुत संकुचित दायरे में बांध देंगे, तो फिर उसमें ही तक सिमट के रह जाएंगी। बिल्कुल। जैसे बहुत जगह पर ये होता है कि नमस्कार करना, प्रणाम करना, या इस तरह की मीठी बातें बोलना, ये संस्कार सिखाए जाते हैं। कुछ और ऐसे संस्कार भी जो कि जिनका सही मतलब एक युवा को ऊर्जावान, वैसा ही दृढ़ संकल्प वाला और वैसा ही हिम्मत वाला बना सकता है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे। जी हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पहले तो जो उसके में संस्कार डाल रहे हैं, अब इशारा हमारा आप समझ जाएं, जो संस्कार डालने वाले हैं, पहले उनके ऊपर खुद पर भरोसा करें,
अपने दृढ़ प्रतिज्ञ हों, आत्मविश्वास से लबरेज हों, भरे हों, तब वो आप दे पाएंगे। जो आपके पास होगा वही आप देंगे। तो जाहिर है कि पहले हम दृढ़ प्रतिज्ञ हों, और इसके लिए जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वयं एक बार आप मुलाकात खुद से जरूर करें, क्योंकि आप खुद ऊर्जा से भरे हुए हैं। ऊपर वाले ने या प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, भर भर के दिया है, बस हम उसको पहचानते नहीं है, या यूं कहें कि अपने मोबाइल में हम सिम जो है उसको एक्टिवेट नहीं करते। हाँ, तो खुद को एक्टिवेट कर लीजिए, गाना हम सुना देते हैं। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे, कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह मचलूं ये अरमान, जवानी है लाई रंगीन सपना। दिल है छोटा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद
चांद तारों की बात जब होती है ना, तो मन करता है कि अपनी सखियों के साथ वहां पर एक बैठकर काफी देर तक अच्छे से बात करते हुए, गाने वाने सुनते हुए, और चूंकि आज व्यंजन का भी है, तो थोड़ी खाते पीते हुए समय गुजारा जाए और बहुत आनंददायक हो ये समय। हाँ, लेकिन वो घड़ी कह रही है क्या ना, कह रही है? अच्छा, जल्दी से एक अल्प विराम ले लो। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस समय जिस काम का संकल्प करो उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। कितनी सही बात कही थी। और सही बात कही नहीं थी केवल, उस पर बहुत सारे लोगों ने अमल किया। और हमें लगता है कि ये तीलू रौतेली जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने विवेकानंद जी के जितने भी सुभाषित थे, आदर्श वाक्य थे, उन सबको उन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल जैसे गांठ बांध ली थी, है ना। उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए, है ना। हाँ। धैर्य और साहस का तो गुण उनमें था ही, और यही तो वो गुण है कि जिनसे बड़े से बड़ा संकट भी डरता है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कोटेशन हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत दूसरों को कहा भी है, आत्मसात कहाँ किया, लेकिन समझाया भी है। लेकिन ये वाक्य सिर्फ किताबों में सीमित नहीं है। ये समझते हुए बल्कि भारत की वीरांगनाओं ने इन बातों को अपने व्यक्तित्व में साकार किया है और संसार को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही बात है। साहस की शक्ति और पराक्रम के तेज से प्रकाशवान ऐसी ही वीरांगना है तीलू रौतेली, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया राजुल कि शौर्य और पराक्रम उम्र के मोहताज नहीं होते। मात्र 15 वर्ष की उम्र, सोचो जरा सा, 15 वर्ष की उम्र में तीलू रौतेली ने अपनी जन्मभूमि को स्वतंत्र करने के लिए ऐसे ही पराक्रम का प्रदर्शन किया था। उनका असली नाम था तिलोत्तमा देवी और उनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1661 को पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल देखा जाए तो आज भी बहुत डिफिकल्ट स्थान है, है ना। हाँ, उनके पिता जागीरदार थे। उन दिनों गढ़वाल और कुमाऊं इलाके में जो जिला था उसमें छोटे छोटे राजाओं के शासन होते थे और जागीरदारी प्रथा भी प्रचलित थी। तो सीमाओं का जो क्षेत्रफल होता था कि ये राज्य यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, वो जीते गए भूभाग से तय होता था कि आज अगर आपने एक टुकड़ा और जीत लिया तो आपका राज्य बढ़ गया, सीमा बढ़ गई। हाँ, सही बात है। तो गढ़वाल के महाराजा ने जागीरदार भूप सिंह को खैरागढ़ क्षेत्र की सुरक्षा का भार सौंपा। भूप सिंह की ही पुत्री थी तिलोत्तमा देवी। खैरागढ़ पर उन दिनों अत्याचारी शासक से प्रजा बहुत दुखी थी। अपना दायित्व निभाते हुए भूप सिंह गोरला ने उस अत्याचारी शासक को युद्ध में चुनौती दी, लेकिन जो प्रयास उनका था उसमें वो सफल नहीं हो पाए। युद्ध करते हुए भूप सिंह और उनके 2 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। पिता और भाइयों के मारे जाने की जब खबर मिली तो किशोरी तिलोत्तमा को बहुत दुख हुआ। वो उस समय सिर्फ 15 वर्ष की थी, लेकिन उस उम्र में उन्होंने युद्ध की कमान संभालने का निश्चय कर लिया। वाह। और उनके इस निश्चय को सफल बनाने में उनके मामा रामू भंडारी, सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल के साथ उनकी 2 सहेलियां देवकी और बेलू भी जुट गईं। बस एक सेना का गठन किया गया और उस सेना के सेनापति बने महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना नायक श्री गुरु गौरी नाथ। उनके ही मार्गदर्शन में हजारों युवकों ने प्रशिक्षण लिया और छापामार युद्ध कौशल सीखा। तिलोत्तमा देवी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए इस तरह से तैयारी करके पूरी निकल पड़ी। 7 वर्षों तक उन्होंने युद्ध किया और 13 किलों को अपने अधिकार में लिया। उनको अत्याचारी राजा के आतंक से मुक्त कराया। 13 किले, मतलब बड़ी उपलब्धि जिसको कहना चाहिए। तीलू के पराक्रम के सामने शत्रु पराजित होने लगे तो एक षड्यंत्र रचकर उन्हें धोखे से मार गिराया गया। जब वो अपने शस्त्र नदी के किनारे रखकर नहाने उतरी तभी घात लगाए हुए शत्रु ने उन पर वार किया था।
तीलू रौतेली भारत माता की वीर सुपुत्री ने पंचतत्व से बने शरीर को तो त्याग दिया, लेकिन उनके अदम्य साहस और वीरता के किस्से अमर हो गए। उन जी। पर अब तक कई किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे नाटक मंचित हो चुके हैं। उन्हें उत्तराखंड की झांसी की रानी भी कहा जाता है। और हर वर्ष उनके जन्मदिन पर स्त्री शक्ति जो होती हैं जी। उनको पुरस्कार भी तीलू रौतेली पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। भाई उनके बारे में जितना भी बात करें उतना कम है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, और उनके बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा होते ही रहनी चाहिए, और हमारे आने वाली पीढ़ी को इन सब चीजों के बारे में बताते रहना ही चाहिए ना हमें। बिल्कुल रेणु जी, जरा सोचिए ना कि 15 वर्ष की जो किशोरियां होती हैं उनको क्या होता है, उस वक्त भी क्या होता होगा। गुट्टे खेलना, गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाना और अपने साथ श्रृंगार में मगन रहना, या आजकल की जो बच्चियां होती हैं वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई में या दोस्तों की बातों में मगन रहती हैं। ऐसे में एकदम अपने आप को इस तरह से तैयार कर लेना बहुत बड़ी बात थी, और वो भी जैसे हम बता रहे हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका कह सकते हैं। और उस समय, उस सन की बात है, कितने 100 साल पहले की बात हो गई। आज भी जब हम शहर की बच्चियों को भी 15 वर्ष की बच्ची को जब देखते हैं तो बड़ी नाजुक सी और बड़ी कोमल सी देखते हैं। तो उस समय तो कोई दुनियादारी से अनजान। तो हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। रेणु जी, तीलू रौतेली जी के बारे में जब बात कर रहे थे जी। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक और उनकी सूक्ति, Quotation। हाँ, वो याद आ गई कि खुद को कभी कमजोर न समझो क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है।
क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम युवा दिवस के दिन बार बार याद करते रहेंगे, और विवेकानंद जी की जो पंक्तियां हैं बहुत हमारे जीवन के लिए, जैसे तुमने सही कहा कि सूत्र है, गांठ बांधने योग्य है, इन सबको बराबर याद करते रहेंगे। लेकिन अब बहुत जरूरी है कि कुछ पेट पूजा भी कर ली जाए। हाँ बिल्कुल, ठंड के दिन है। क्या बताने तो जा रही हो? हम बताने जा रहे हैं लेमन जिंजर शॉट्स। लेमन जिंजर शॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्योंकि खाने की भाई- चीज बताएंगे, बहुत बढ़िया, सॉल्टेड हाँ। राइस। अरे वाह। तो इसके लिए, क्योंकि ठंड के दिन है, जी। तो जो भी हम पेय पदार्थ लें वो कुछ ऐसा हो कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो तो बढ़े ही बढ़े, और साथ ही साथ जो गला वाला खराब होने का आजकल सीन उधर चल भी रहा है, साफ वो सफाई हो जाए। उसकी भी साफ सफाई हो जाए। ठीक है। तो सामग्री चाहिए होगी हमें 5 नींबू, 2 छोटे आकार के संतरे, अच्छा, नींबू भी संतरे भी? हाँ, अच्छा, और ठीक है। 200 ग्राम अदरक, जी। और 200 ग्राम कच्ची अदरक, अच्छा, और चौथाई अदरक और टीस्पून- कच्ची अदरक क्या हुई? एक तो अदरक वो होती है ना जिससे बिल्कुल एकदम सूख जाती है सूख जो। जाती है, अच्छा। नहीं उस तरह की जो सोंठ जैसी हो जाती है। अच्छा। और एक जो हम चाय में करके डालते हैं पीते प्रतिदिन जो यूज करते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। और जिसको हम चौथाई- सही मायने में सब लोग अदरक समझते हैं, वो वाली। हाँ, अच्छा, चौथाई ठीक है। टीस्पून काली मिर्च दरदरी पिसी हुई। अब अदरक और हल्दी को अच्छी तरह से साफ कर लें। जी। ये जो आपने कच्ची अदरक हमने कही थी, हाँ। वो कच्ची अदरक वही होती है जिसको कि हम हल्दी कहते हैं। अच्छा, हल्दी की गांठ, हाँ। उसको वो अदरक जैसी लगती है ना, जी जी, हाँ। तो उसको हम अच्छी तरह से पहले साफ कर लें और उसको स्लाइस में काट लें। वो भी थोड़ी सी अदरकी जैसी होती है। हाँ, हाँ, उसका बिल्कुल। स्वाद में बिल्कुल वैसा ही होता है। हाँ। और उसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद जब हम स्लाइस काट लेंगे तो उसको जी। ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लें उसको। जी। और फिर नींबू और संतरे को काट कर ब्लेंडर में डालें, उसके बीज निकाल लें, निकाल कर तब फिर डालें और अदरक और हल्दी के साथ पीस लें। फिर अब तैयार पेस्ट से जूस निकाल लें। अच्छा, फिर जूस में जो आपने दरदरी पिसी हुई काली मिर्च है उसको मिलाएं, और अगर ये बहुत तेज लग रहा है, जी, आप नमक पीने चाहे में, तो हाँ। तो नमक डाल लें, या शक्कर डालना चाहे तो शक्कर डाल लें, और अगर बहुत तेज लग रहा है तो थोड़ा सा पानी अवश्य मिलाएं, गर्म पानी, अच्छा, गुनगुना पानी हल्का सा मिलाकर, जी। और और तब इसको पिए। और देखें ये भूख खोलने वाला भी है, साथ ही साथ आपके गले का भी ख्याल रखने वाला क्या बात है। और अगर आपको शहद भी डाल सकते हैं, अगर आपको मीठे की जगह कुछ और मतलब शक्कर या गुड़ की जगह आप चाहें तो शहद भी डाल शहद सकते भी हैं, डाल सकते हैं, बिल्कुल तो डाल और सकते हैं। पौष्टिक हो जाएगा और स्वाद पौष्टिक। भी अलग ढंग का हो जाएगा। और उसका दाम भी बढ़ जाएगा। हाँ। और देखो, एक बहुत आसान सा खाद्य पदार्थ हम बता देते हैं, मतलब ये तो पीने वाला पेय पदार्थ हो गया ना। तो चावल जैसे बनाते हैं, तो जितना आपको बनाना है परिवार के लिए उस हिसाब से आप चावल भिगो लें और धो लें अच्छी तरीके से, फिर भिगो लें। थोड़ा भीगा हुआ चावल रहता है तो अच्छी तरीके से पकता है। फिर उसको जैसे कि आप प्रतिदिन बनाती हैं वैसे बनाने से पहले, लेकिन उसमें आप आधा चम्मच या 1 चम्मच देशी घी डाल लें। अगर 3 लीटर वाले कुकर में भर के बना रही हैं, 3 सदस्य हैं घर में, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद बना लें, उसमें आधा चम्मच देशी घी डाल के उसको पका लें, और जैसे ही पकता है, रोज दाल भात के संग जो खाते हैं वो वाला चावल, थोड़ा अच्छा वाला होगा तो अच्छा है, बासमती या कुछ और बढ़िया वाली वैरायटी जो होती है, या आपको जो बहुत अच्छा लगता है वो बना लें। और उसके बाद जब गरम गरम जब खाना हो बस तभी बनाएं, उसके पहले से नहीं। और उसके बाद उसको परस दें थाली में, और देशी घी जो है आप अलग से रख लें, उसको पिघला लें अच्छी तरह से। और उसके ऊपर से खाते समय 2 चम्मच देशी घी डालें और नमक बुरक लें। केवल घी और नमक खा लें चावल के संग, आप देखें आपको इतना आसान लगेगा। और बहुत स्वादिष्ट लगता है। और बचपन में सबने खाया होगा, लेकिन आप सब साथी मुझे पता है छोड़ चुके होंगे, लेकिन छोड़िए मत, क्योंकि सच मायने में आज हम यही खाकर आए हैं और बहुत मजा आ रहा है। तो देशी घी और नमक डालकर चाहे तो आप खाएं। बहुत अगर आपका मन है तो थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, लेकिन फिलहाल जो चावल का स्वाद है, खास तौर से जो पका हुआ होता है उसे हम भात कहते हैं, तो भात का जो स्वाद है, उसकी जो मिठास है, वो सिर्फ घी और नमक में आएगी और किसी चीज में नहीं आ सकती। और जो भात की गर्माहट है, हाँ, उसका मजा लीजिए और भाप निकलती हुए भात खाइए और मजे तो लीजिए। मेथी के पकौड़े भी ले लीजिए ना। हाँ, हमारे साथी ने जो लिखकर भेजा है ना। तो बताओ। सामग्री नोट कर ले। 250 ग्राम मेथी, 2 कप बेसन यानी कि 250 ग्राम, और हींग जो है वो 1 चुटकी, अजवाइन 1/4 छोटी चम्मच,
लाल मिर्च पाउडर चौथाई छोटी चम्मच, और अदरक 1 इंच, उसको भी आप कद्दूकस कर लें। हाँ हाँ। हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, नमक 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा या स्वादानुसार, और तेल चाहिए पकौड़े तलने के लिए जी। अब बेसन के घोल में कटी हुई मेथी डालकर मिला दीजिए। यदि घोल गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा और पानी डालकर घोल को 2-3 मिनट फिर से अच्छी तरह फेंट लीजिए। जितने पकौड़े तेल में अच्छी तरह डूब सके डाल दीजिए। पकौड़ों को पलट पलट कर ब्राउन होने तक तल लीजिए। आग मीडियम हाई या मीडियम रखें। तले हुए पकौड़े टिश्यू पेपर बिछी प्लेट में निकाल लीजिए और बचे हुए घोल में इसी तरह पकौड़े बनाकर तैयार कर लीजिए। और हमें लगता है कि हमारे साथी ने जिन्होंने लिखकर भेजा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसी को मेथी ना गोटा कहते हैं गुजरात में। और शायद थोड़ा सा उसमें सोडा भी डाल लेते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेथी के जो पकौड़े हैं वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, तो ज़रूर बनाइए खाइए। इसके संग संग एक मीठी सी जो डिश है वो भी बड़ी आसान सी है। भाई हम तो आसान आसान वाली बताते हैं जो फटाफट बन जाए। आजकल बाजरा हमारे घर में सब लोग खा ही रहे हैं, तो बाजरे का जो आटा है आपके सबके पास होगा। बैंगन के भरते के साथ भी लोग बाजरे की रोटी खाते हैं। उड़द और सतपैता जो बनता है उसके संग भी खाते हैं बाजरे की रोटी, यानी कि उड़द और बथुए की साग के संग उड़द की दाल जो बना के उसके संग भी बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। सादी अरहर की दाल के साथ भी हम इसकी रोटी खाते हैं। लेकिन जब आप रोटी बनाते हैं तो आप गरम गरम रोटी बनाइए बाजरे की, उसमें नमक मत डालिएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर हम जो दाल के संग खाते हैं उसमें नमक डालते हैं, न डालें। और थोड़ा गुनगुने पानी से आप जब बाजरे का आटा सानेंगी तो जाहिर है कि थोड़ा अच्छा मुलायम बन जाएगा। और उसके बाद उसको थोड़ी मोटी मोटी धीमी धीमी आंच पर सेक लीजिए। राजू एक बात और है खास कि इसको अगर मिट्टी के तवे पर बनाया जाए तो और अच्छी बनती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। क्या बात है जी। मुझे तो वो सोंधी सोंधी महक आने लगी। तो इस तरह से उसको बेल लें और एक एक करके रोटी सेक लें और कोशिश करें कि बस 2-3 रोटी बन जाए तो उसके बाद उसको गरम गरम ही हाथ से ही उसको तोड़ लें रोटियों को। उसमें घी डालें, देशी घी, और गुड़ डाल दें और गुड़ को भी उसी में पीस लें हाथ से। कोशिश करें, नहीं तो गुड़ को आप कद्दूकस भी कर सकती हैं और सब मिलाकर तुरंत उसका चूरमा बनाकर लड्डू बना लीजिए। और ये बाजरे का गर्मा गर्म चूरमा कहिए या उसको लड्डू कहिए, खाइए। और हमें तो लगता है बासी करने से बेहतर है कि आप तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए और आनंद लीजिए और गाना भी सुन लीजिए साथ में।
रेणु जी किसका इंतजार है? इंतजार तो बहुत सारी चीजों का है जिंदगी में, कब कैसा मोड़ आ जाए कुछ नहीं पता होता खूबसूरत है। मोड़ का ना? है ना? नहीं, कुछ में तो गुजर भी चुका है वो मोड़, है ना? अरे तो कभी आगे भी आ सकता है ना। हाँ। भाई जैसे कि हमारा ये साथी लिखती हैं, क्या? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। क्या बात है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो वाह। पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक बड़ा प्यारा सा अपना जो है उन्होंने अनुभव साझा किया है, अपनी बात बताई है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब मैंने पहली बार हेमलता को देखा, और आज वो मेरी जिंदगी बन गई है, तभी से मेरी जिंदगी बदल गई है। क्या बात है, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बहुत बात सुंदर, है। बहुत सुंदर। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि सफर है तो मोड़ आएगा, जी। कभी बेहद सुखद कभी बेहद दुखद, सुखद मोड़ मिलने से जिंदगी का सफर खुशनुमा हो जाता है और उस कठिन दुरूह सफर को इंसान भूल जाता है, और ऐसे मोड़ हर इंसान की जिंदगी में एक बार जरूर आते हैं। अच्छी नौकरी हो, अच्छी डिग्री हो, अच्छा जीवन साथी हो, या आपके बच्चे हो, दोस्त हो, मेरा ये मानना है कि आपका सफर कठिन हो रहा है तो विश्वास रखिए, खूबसूरत मोड़ आएगा ही। मेरी जिंदगी में बहुत सारे खूबसूरत मोड़ आए, पर सबसे खूबसूरत मोड़ था शादी के बाद पति का बीपीएससी कंप्लीट करना। क्या बात है, वाह। आपके लिए तो खूबसूरत मोड़ था ही, लेकिन आपके पति के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि विवाह के बाद उन्होंने कोई कंपटीशन, क्योंकि विवाह अपने आप में बहुत बड़ा कंपटीशन है, और उसके बाद उन्होंने कोई कंपटीशन पार एक किया। परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा पास कर ली। जी, बहुत मुश्किल। एक और बहुत गंभीर सा लेकिन पंक्ति इन्होंने साझा की है। कौन कहता है दूरियां हमेशा किलोमीटर में नापी जाती हैं? कौन कहता है दूरियां हमेशा किलोमीटर में नापी जाती है? कभी कभी खुद से मिलने में भी जिंदगी गुजर जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। ये बात तो सही है कि अपने आप से मिलते मिलते कभी कभी हमें बहुत देर हो जाती है, लेकिन रेणु जी जब जी। भी देर हो रही हो तो होने को आप एक तरफ किनारे रख दीजिए। जो आपका सबसे जरूरी काम है, जी। यानी कि आपकी सेहत, यानी कि जो आपके खाने से जुड़ी है, उस पर फिर जरूर तुम ध्यान आगे दीजिए। खाने पर राजू। भाई, एक जो आजकल का सर्दियों का मौसम है, हाँ, सूप वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले जो अभी जीवन की बात आ रही थी, उस पे स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति याद आ रही है, बता दें कहो तो? बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। क्या बात है, तो जो रिश्ते हैं उनमें जीवन जरूर हो। जी हाँ, बेजान रिश्ते ना हो। बिल्कुल। तो अब सूप पी लिया जाए। अब सूप पी लिया जाए, तो सूप पीने के लिए स्वीट कॉर्न सूप हम बता रहे हैं। भुट्टे भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ सब्जियां खूब सारी आ रही हैं। तो चौथाई कप नहीं, मतलब पौना एक पूरा कप हाँ। और एक पौना कप लेके आप मकई के दाने ले लीजिए। मक्के के दाने, हाँ जी। और उनको उबाल लें, छीले हुए आते हैं जो, हाँ, उबाल लें उनको। अच्छा। और उसके बाद आधा जो बड़ा चम्मच है वो कॉर्न स्टार्च ले लें। अच्छा। और आधा कप कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ। अच्छा। हरा प्याज वो भी कटा हुआ ले लें, आधा कप। और इसके साथ आप चाहें तो पत्ता गोभी डाल सकते हैं जी। और शिमला मिर्च भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं जी। या मशरूम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा आप उस पर डालेंगे क्या? चौथाई टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जी। और एक छोटा चम्मच बटर या तेल हो, मक्खन या तेल हो, और 2 कप पानी हो, या कि जो आपने जैसे मकई के दाने जो उबाले थे जी, या गाजर वगैरह जो आपने अगर मान लीजिए भपा के आप कर रहे हैं, तो उसको भी उससे जो पानी निकला है उसको भी आप शामिल कर सकते हैं सूप बनाने में। उसका जरूर प्रयोग करें ना जी। और फूल गोभी है, फ्रेंच बीन्स है, इस तरह की सब्जियां आप अच्छी तरह से डाल सकती हैं। खूब हरी मटर, हाँ, हरी मटर भी डाल सकती हैं जी। तो एक प्रेशर कुकर में ये सभी चीजें डालें, सब्जियां डालें, और फिर नमक डालें और मध्यम आंच पर 2-3 सीटी होने तक पकने दें। फिर गैस बंद कर दें, और जब कुकर का प्रेशर निकल जाए तो उसको खोलें, ढक्कन को खोलें, पानी निकाल दें, और मकई को कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें। फिर चाकू का उपयोग करके मकई के दाने निकाल लें जी। और आधा टीस्पून कॉर्न स्टार्च जो है वो आप उसमें मिला दें, पानी में घोल लीजिए।
और एक मिक्सर ग्राइंडर के छोटे जार में 3-4 कप मकई के दाने और 1/4 कप पानी डाल के उनकी प्यूरी ऐसी बना लें। पीस लें उसको। हाँ। जी। फिर एक बड़ी कढ़ाई में मध्यम आंच पर 1 टीस्पून बटर गर्म करें और उसमें कटा हुआ गाजर, फूल गोभी, बीन्स और हरा प्याज जो भी है आपका वो सब डाल के उसको भून ले थोड़ा सा। जी। मकई की प्यूरी डालें और अच्छी तरह से मिला लें और फिर चमचे से हिलाते हुए 2 मिनट के लिए उसको पका लें। फिर बाकी बचे हुए जो मकई के दाने हैं और जो पानी है, आपने जो उबला हुआ पानी जी, है जी। वो सब लें और काली मिर्च पाउडर वो सब भी डाल दें और स्वादानुसार नमक डालें और फिर 3-4 मिनट तक के लिए इसको पका लें। खुला हुआ हाँ, खोल के खुला, पका लें, है खोल ना? के पकाना जी। है। फिर पानी में जो घुला हुआ कॉर्न स्टार्च है वो डालें और उसको हिलाते रहें। जब गाढ़ा हो जाए जी। तब उसको उतार लें और गैस बंद गरम-गरम करके सर्व कर दें। गरम-गरम सर्व कर। उसमें चाहे तो आप विनेगर या और सोया सॉस आदि भी डाल सकते हैं अपने हाँ, स्वाद के हिसाब से, या जैसा सॉस आपको भी डाल सकते हैं सादा। जैसा आपकी इच्छा जी। हो आप डाल भी सकते हैं। वाह। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सर्दी के दिन में आटे के लड्डू गुड़ के साथ हम बनाते हैं, उसमें सूखा मेवा मिलाया जाता है, किशमिश, बादाम और शुद्ध घी में बनाया जाता है। क्या क्या बात। बात है, हमें तो स्वाद आ रहा है। गाने के साथ जी स्वाद लिया बिल्कुल जाए? बिल्कुल। चांद मुस्कुराए रे ओ, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे, देखो मस्त जमाने आए रे, हाय रे, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे। पे बात दिल की आए रे ओ, होठों पे बात दिल की आए रे, देखो मस्त जमाने आए रे, हाय रे, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे। खुशी प्यार बन के झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, मोहब्बत की महफिल लुटी जा रही है, मोहब्बत की महफिल लुटी जा रही है, लुटी जा रही है। आँखों में रात झूम जाए रे ओ, आँखों में रात झूम जाए रे, देखो मस्त जमाने आए रे, हाय रे, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे। खुशियों के चांद भी मुस्कुरा लिए। तो इसी कामना के साथ आज का सखी सहेली कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, तो इजाजत दीजिए। आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली